हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पढ़ाया था। उसमें मैंने चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का एक फीचर मैंने आपको बता दिया था। तो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम सेकंड फीचर। तो चार्टर एक्ट 1853, तो पहले वाला फीचर हमने पढ़ा था कि जैसे इसका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। इसके लिए एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी जो मिनी पार्लियामेंट की तरह फंक्शन करती थी। तो पहला फीचर तो ये था इसका, हमने जिसमें 6 मेंबर्स थे, एडिशनल 6 मेंबर्स उसमें डाले गए थे। अब हम पढ़ेंगे सेकंड फीचर। इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स. The coordinated civil services was thus thrown upon to the Indian also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on Indian Civil Service, was appointed in 1854. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इस एक्ट ने इंडियंस को भी अलाउ किया कि इंडियंस लोग भी अब एक ओपन सिस्टम बनाया है, ओपन कंपटीशन सिस्टम बनाया है कि सिलेक्शन करने के लिए। तो उसमें इंडियंस को भी जगह दी गई, इंडियंस को भी मौका दिया गया, अपॉर्चुनिटी दी गई कि वो भी इस कंपटीशन को क्वालिफाई करके वो भी इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक मैकॉले कमेटी जो थी उसने ये सजेशन दिया था, अपॉइंट की गई थी 1854 में। तो एक तरीके से इस एक्ट ने इंडियंस को भी अलाउ कर दिया सिविल सर्विस में आने के लिए, तो वो भी सिविल सर्विस में ज्वाइन कर सकते थे उस समय। थर्ड इसका जो फीचर है, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी particular period like the previous charter. This was a clear indication that the company's rule could be terminated at any time the parliament like. ठीक है, इसने कंपनी रूल को, यानी कंपनी को ये अलाउ कर दिया कंपनीज रूल के कि कंपनीज अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल जो ब्रिटिश क्राउन है वो चाहे तो किसी भी इंडियन टेरिटरी को अपने पोजीशन यानी अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है, और इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है कि वो उस अधिकार क्षेत्र में कब तक उसको ले सकती है। वो जब चाहे तब उसको अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कर सकती है, या फिर जब चाहे तब उसके ऊपर जो एक्ट है वो चेंज कर सकती है। तो वही है कि दिस इज वॉज अ क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनीज रूल कुड बी टर्मिनेटेड, यानी कंपनी का जो रूल है वो कभी भी मतलब चेंज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो ब्रिटिश क्राउन है वो पूरा कंट्रोल कर रहा है कंपनी रूल को यहाँ पे। तो कंपनी रूल जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया, यानी ब्रिटिश जब चाहे कंपनी रूल्स को ख़त्म कर सकती है और किसी भी क्षेत्र को, किसी भी इंडियन टेरिटरी को अपने पोजीशन में ले सकती है। तो इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं था कि कंपनी रूल जो है फिक्स टाइम के लिए लगाया गया है। तो कंपनी ने बहुत सारे रूल एक्ट पास किए थे जो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं अभी। इसका फोर्थ फीचर है जो इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। इसने सबसे पहली बार, ठीक है, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो सेपरेट फंक्शंस किए गए थे। तो 2 सेपरेट फंक्शंस में लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो था उसके लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी जिसमें 12 मेंबर थे, एडिशनल 6 मेंबर्स उन्होंने इंक्लूड किए थे इसमें वहाँ पे। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो उसमें से 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स जो होंगे वो इंडियन होंगे। इंडियन को भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी इंडियन की तरफ से भी कुछ इंडियन जो होंगे इंडियंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उनमें से 4 जो थे मेंबर्स थे वो इंडियंस थे, और वो अपॉइंट किए गए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे कि मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा, ये 4 थे जहाँ से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी ये 4 मेंबर जो थे, ये 4 मेंबर यहाँ से इलेक्ट हुए थे। तो ये इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये 4 मेंबर्स थे। 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर्स इंडियंस थे, ठीक है, एडिशनल। तो ये आपका था चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो दिस एक्ट इज़ कंप्लीट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो ये एक्ट भी अच्छा है क्योंकि इस एक्ट ने सबसे पहले एक इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश की जिसका लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट कर दिया गया, इसके लिए लेजिस्लेटिव फंक्शन दिए गए। सेकंड था इसने ओपन कंपटीशन शुरू किया सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के लिए, सिविल सर्विस के लिए। तो सिविल सर्विस के सिलेक्शन में इंडियंस को भी जगह दी गई ताकि इंडियंस भी ओपन कंपटीशन के थ्रू सिविल सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड ये था कि इसने कंपनी रूल्स को अलाउ तो किया कि वो कोई भी एक्ट पास कर सकती है, और लेकिन
उसका टाइम फिक्स नहीं किया, यानी ब्रिटिश क्राउन जब चाहे कंपनी रूल को ख़त्म कर सकती है और इंडियन टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर सकती है। तो कंपनी रूल इंडिया में चालू मतलब इम्प्लीमेंट किया तो गया था, लेकिन उस रूल का कोई टाइम फिक्स नहीं था, कभी भी किसी भी टाइम ब्रिटिश क्राउन के ज़रिए वो ख़त्म किया था, यानी कुल मिलाकर ब्रिटिश क्राउन उसको कंट्रोल करता था कंपनी रूल को। फोर्थ इसका ये था कि इस एक्ट ने सबसे पहले इंडियंस को, जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को रिप्रेजेंट किया, यानी इसमें 6 मेंबर्स जो एडिशनल थे उसमें से 4 मेंबर्स इंडियंस थे, यानी 4 मेंबर्स इंडिया से लिए जाएंगे इंडियन टेरिटरी से। उसमें से प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से 4 प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। यहाँ से 4 मेंबर जो थे, 4 मेंबर्स थे, वो फर्स्ट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट से लिए गए थे। सो दिस वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। थैंक यू।